की शुरुआत होने के बाद से ही बारिश शुरू हो चुकी है। अभी चंद रोज बारिश में ही रामपुर के जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुली है। यह अस्पताल कई जगहों से टपकना शुरू हो चुका है। इस पूरे मुद्दे पर अस्पताल के CMS ने कई जगह से पानी के रिसाव की बात को स्वीकार किया है। रामपुर के जिला अस्पताल का पुनर्निर्माण समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान हुआ था। इस भव्य अस्पताल की इमारत की खूबसूरती देखते ही बनती थी, लेकिन चंद रोज की बारिश ने यहां पर व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। अस्पताल की इमारत में जगह जगह से पानी का रिसाव हो रहा, जिसके चलते इसके गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने का संकट खड़ा हो चुका है। अस्पताल की इमारत में पानी के रिसाव की बात को CMS डॉक्टर HK मित्रा भी सहज स्वीकारते नजर आए। इस तरह से लगातार एक हफ्ते से बारिश हो रही है। अभी हमने देखा कई इमारतें बिक रही हैं और जिला अस्पताल में कई जगह पानी जो आ रहा है। हाँ, हमारे यहाँ अस्पताल में पानी कई दीवारों के सहारे रिस रहा था, तो मैंने खुद जाके छत पे सब निरीक्षण किया और उसके बाद हमने लेवल लगा दी ताकि कोई ड्रेनेज कहीं पानी इकट्ठा ना हो पाए, ताकि ये ड्रेनेज बंद हो जाए। जैसे पानी सूखती है, उम्मीद है कि पानी बंद हो जाएगा जल्दी। पानी आने की वजह क्या खास? पानी आने की वजह से ये दीवार के सहारे जो लेंटर पड़े थे उसमें बीच में थोड़ा सा स्पेस रखा जाता है ताकि गर्मियों में जगह बचे, तो हो सकता है वहीं से कहीं लीकेज हो। हालांकि वो गड्ढे सारे भरवा दिए गए थे, लेकिन मुझे लगता है दोबारा एक रिफिलिंग उनकी आवश्यकता है। डिमांड मैंने भेजी हुई है ताकि उस पर टाइल लग जाए तो फिर बंद हो जाएगा। इस बार लग रहा है बारिश भी ज़्यादा हुई, इसलिए भी इस बार बारिश ज़्यादा होने की वजह से लीकेज और ज़्यादा हो रही है। अब वाराणसी जनपद में वाराणसी आयुक्त कार्यालय सभागार में नवनियुक्त चयनित लेखपाल को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, जिसमें वाराणसी जनपद में 137 लेखपाल नियुक्ति पत्र पाकर काफी प्रसन्न नजर आए और उनके चेहरे पर प्रसन्नता जाहिर हो रही थी, जिसको खबर SNS TV के माध्यम से दिखाया भी जाएगा। इस कार्यक्रम में वाराणसी के जिलाधिकारी यशराज लिंगम व मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयाल पिंडरा, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, MLC धर्मेंद्र सिंह, राकेश सिंह, अलगू, पवन सिंह, सभी वाराणसी के SDM व सभी चयनित लेखपाल सभागार में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों में किया गया। उसी क्रम में वाराणसी जनपद में भी कार्यक्रम चला। क्या नाम है? शालिनी पटेल। शालिनी जी, कहाँ का नियुक्ति पत्र मिला है और खुशी कितनी है? मुझे तहसील सदर का नियुक्ति पत्र मिला हुआ है लेखपाल पद के लिए। कितनी खुशी है? कभी काफी समय से ये रुका हुआ भी था। हाँ, खुशी तो बहुत है क्योंकि ये वैकेंसी लगभग मतलब फरवरी में इसका नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, लेकिन 6 महीने कोर्ट केस होने की वजह से थोड़ा डिले हुआ और फिर परसों जाके ये क्लियर हुआ और आज हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला, तो सभी लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है। अजीत कुमार मेरा नाम है, अजीत कुमार रामपुरा जी। कहाँ के लिए सर्टिफिकेट मिला? जी, हमारी नियुक्ति सदर तहसील में हुआ है, बनारस जिले में। और आज बड़ी खुशी हो रही है। करीब 2022 की भर्ती थी। हम लोग जो है कि 2022 से लगातार लड़ रहे हैं। उसी में स्टे भी लगा था, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जीत के आए हैं और बहुत खुशी हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और लोग हमारे जो है कि साथी लेखपाल साथी ये राजस्व विभाग परिषद में जाके
मतलब धरना भी दे रहे थे। तो आज बहुत खुशी हो रही है ये नियुक्ति पत्र लेकर के लेखपाल के रूप में। धन्यवाद। कुमारी जी, कहाँ के लिए आपको सर्टिफिकेट मिला और कितनी खुशी? मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मुझे बनारस में सदर तहसील में नवचयनित लेखपाल के रूप में मेरा चयन हुआ है और हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग की वैकेंसी स्टे लग गया था और 4 महीने के बाद हम लोग को वापस से ज्वाइनिंग मिली, तो बहुत खुश है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और अपने भगवान को और अपने फैमिली को बहुत मतलब धन्यवाद कहते हैं। राजस्व मंत्रालय की तरफ से उत्तर प्रदेश में 7,720 और वाराणसी में 137 लेखपालों का नियुक्ति पत्र लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से वितरण किया गया। काशी में भी आज आपने देखा कि यहाँ भी 137 लेखपालों को वितरण किया गया है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अब तक 6 लाख से ज्यादा नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं और कोई विभाग ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में, राजस्व हो, PWD हो, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो आयुष हो, चाहे वो कोई विभाग, तमाम नियुक्ति पत्र लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नौजवानों को पारदर्शिता के साथ बेहद ही उनकी योग्यता के अनुरूप उनको नौकरियां बांटी जा रही हैं। हम बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य चल रहा है, संवर रहा है। बच्चे जिनको नियुक्ति पत्र बांटा गया, आज लेखपालों की नियुक्ति पत्र बांटा गया। यहाँ पे माननीय मंत्री जी और माननीय जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे। पूरे प्रदेश में 7,720 लेखपालों की नियुक्ति पत्र बांटा गया है। हमारे जनपद में 137 लेखपाल हमें मिले हैं। आज तीनों तहसील के 10-10 लेखपालों को बुला के यहाँ पे नियुक्ति पत्र हमने बांटा। सर एक इंतजार करना पड़ गया, लेकिन आज उनके चेहरे पे खुशी जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो किस तरीके से वो लोग अपनी खुशी का इजहार किया, उन्होंने क्या कहा? नहीं, सभी जो नियुक्ति पत्र पाए हैं वो सब बहुत खुश हैं, क्योंकि एक बार पाते पाते फिर कोर्ट केस के कारण उनको डिले हो गया था और फिर आज सभी लोगों को नियुक्ति पत्र देने से वो सब बहुत खुश थे बच्चे। वन विभाग की जमीन एक लंबे समय से वहां के किसान उसका उपयोग कर रहे थे। इसकी जानकारी उन लोगों को थी क्योंकि उनके पास जो भी जमीनें हैं उसका खसरा खतौनी खाता सब किसानों के पास है। वह जमीन करीब 70 एकड़ जमीन, वह सारे के सारे गांव के लोग उसको अपना कब्जा करके जोत बो रहे थे। वन विभाग ने एक एप्लीकेशन दिया कि हमारी जमीन को खाली करा के मुझे दिया जाए, क्योंकि वन विभाग ने अपनी एक रणनीति बनाई है कि हम वृक्षारोपण करके हम कुछ जिस तरीके का एक हमारे पेड़ चौड़ीकरण में हमारे सारे पेड़ कटे हैं, तो कहीं न कहीं एक पेड़ लगाने की योजना सरकार की तरफ से हुई। उन लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया, तो जब वहां देखा गया, यह हम लोगों को भी मालूम नहीं था, जब वहां देखा गया कि यह वन विभाग की जमीन है, तो वन विभाग की जमीन नियमानुसार हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं कि उन किसानों से जमीन लेके उसको हम कहीं ट्रांसफर कर दें। तो वह एक तरफ वह योजना निकल रही है कि उसको खाली करा दिया जाए। चलिए, वह सरकारी जमीन है, उसको खाली कराएं, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक मैंने सारे अधिकारियों से मैं उनके संज्ञान में डाला कि एक मेरा विरोध यह रहेगा, उस पे जो ऐसे गरीब तबके के लोग जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है और वह कहीं घर मकान बना करके या छप्पर डाल के ही रह रहे हैं, उनको कतई न उजाड़ा जाए। तब तक उनको न उजाड़ा जाए जब तक उन्हें हम कहीं सरकारी जमीन आवंटित न कर दें। तो यह मैंने किया है। संभवतः इसकी सूची भी बनवा रहा हूं कि ऐसे कितने लोग हैं गांव में जो कि जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है। अगर उनको हम वहां से हटाते हैं तो बेचारे जाएंगे कहां। इस कारण मैं इस बात को रखा हूं, अधिकारी इसको संज्ञान में भी ले लिए हैं, उसकी सूची मैं बनवा रहा हूं और सूची बनाने के बाद फिर यह उनको मैं कहीं आवंटित जमीन खोजवा लिया हूं, वह उनको आवंटित करूंगा। आवंटित करके विधिवत उनको बसाने का पूरा काम करने के बाद तब उन लोगों को वहां से हटाया जाएगा। यह हमारी व्यवस्था है, यह सरकार की मंशा है और इसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं। मैं क्षेत्र के किसानों से मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, किसी के बहकावे में
आकर के कोई इस तरीके का कार्य न करें जो कानून के खिलाफ हो। कानून को अपने हाथ में लेके काम करना यह हमारे लिए या आम लोगों के लिए या किसी पक्ष को यह उचित नहीं होगा। तो इस बात पे सहमति आपकी हो गई जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे? हाँ, मैंने उनसे यह हो गया कि उनको बसाने के बाद ही उनको हटाया जाएगा। ये मेरी बात लोगों से हो गई। मैं एक तरीके का वक्तव्य भी अपना दे दिया और अधिकारियों से बात करने के बाद आज आपके माध्यम से पुनः कह रहा हूं कि वह तब तक उनको नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उनको हम कोई जमीन दे करके वहां व्यवस्थित न कर दें। जिले में सरकारी बिल्डिंगों की हालत काफी गंभीर है, चाहे वह सरकारी स्कूल की बात हो, सरकारी अस्पताल की और आवासों की। प्राय देखा जाता है कि कोई भी घटना दुर्घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ जाता है, परंतु कटनी में स्थिति बेहद चिंतनीय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटनी जनपद के ग्राम कनवारा की, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाजू से निर्मित सरकारी आवासों की जो लगभग 3 दशकों से बने हुए हैं और अपनी दुर्दशा को बयां कर रहे हैं। छत से प्लास्टर लगभग सभी कमरों का गिर चुका है, लोहे की सरिया झांक रही है जो कि बड़ी दुर्घटना की ओर इशारा कर रही। स्वास्थ्य कर्मियों का जीवन नरक बन चुका है, कहीं दीवारों में चटकने आ गई तो कहीं दीवार ही गिर चुकी है। निवासरत स्वास्थ्य कर्मचारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि बरसात लगते एक अनजाना डर बना रहता है, मूलभूत सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में बड़वारा के केवलारी सरकारी स्कूल का छत का प्लास्टर गिरने से 5 बच्चे घायल हो गए हैं। हालांकि इन आवासों में रहने वाले कर्मचारियों ने शिकायत भी की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों नहीं होती सरकारी बिल्डिंगों की जांच? हादसा होने का इंतजार क्यों? कौन जवाबदार है? आखिर किसकी उदासीनता से हालत बदतर होते जा रहे हैं? मेरा नाम है परसोत्तम बरवन कन्हवारा। मैं पंच हूँ 14 वार्ड का। ये कम से कम ये 40-45 साल हो गए क्वार्टर बने हुए, ये सब गिर रहे हैं। इसकी देख रेख कोई नहीं कर रहा है, तो हमारा कहना है कि देख रेख इनकी क्वार्टर की करना चाहिए। क्वार्टर गिर रहे हैं। जनपद में आज जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के संदर्भ में सभी लाइन विभागों को निर्देशित किया कि डेटा को सत्यापित करने के उपरांत ब्लॉक स्तर पर प्रेषित कर दें और खंड विकास अधिकारी डेटा को सत्यापित करने के उपरांत जिला स्तर पर प्रेषित कर दें, ताकि निर्धारित समय सीमा में जिला स्तर पर प्रेषित किया जा सके। उन्होंने निर्देशित किया कि पंचायत पुरस्कार योजना के लिए चयनित गांवों की सूची और डेटा भी प्रत्येक विकास खंड से प्रेषित करें, ताकि सभी निर्धारित मानकों पर चयनित ग्राम पंचायतों को संतृप्त करते हुए पुरस्कार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जा सके। साथ ही उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को परफॉर्मेंस ग्रांट योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों की सत्यापन आख्या शनिवार तक प्रेषित करने की बात कही। बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा, डीसी मनरेगा। खबर पूरी तरह से भ्रामक है। पहले तो मैं यह आपको अवगत करा दें कि जो 11 हमारे लाभार्थी विकास खंड से अन्यत्र चले गए हैं, उसमें 8 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। 8 महिलाओं में से 1 महिला के बारे में हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि किसी अन्य पुरुष के साथ अन्यत्र जगह चली गई है। बाकी महिलाएं और पुरुष जो हमारे 10 हैं वो कहीं अन्यत्र जगह हैं और लगभग हम लोगों ने सभी को ट्रेस कर लिया है और वो वापस आकर के वो लोग जो मकान उसमें से 2-3 लोग जो मकान भी निर्माण करना लगभग शुरू कर दिया है और इन लोगों के विरुद्ध, सारे लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने संबंधित थाने में लिखित रूप से प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन भी दे दिया है। उत्तर प्रदेश मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदेश के 7,720 लेखपालों का नियुक्ति पत्र वितरण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इसी क्रम में जनपद महाराजगंज के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, विधायक पनियरा ज्ञानेंद्र सिंह, विधायक सदर जयमंगल कनौजिया, विधायक सिसवा प्रेम सागर पटेल, जिलाधिकारी अनुनय झा द्वारा जनपद के 125 नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी को बधाई प्रेषित की और सरकार की योजनाओं को सफल क्रियान्वयन व नवनियुक्त लेखपालों के उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। विधायक पनियरा ने नवनियुक्त लेखपालों को संबोधित करते हुए कहा कि यह नियुक्ति पत्र आप लोगों के परिश्रम और उत्तर प्रदेश सरकार की पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया का परिणाम है। वर्तमान सरकार में नियुक्ति प्रक्रिया में रिश्वत और सिफारिश के लिए कोई स्थान नहीं है, इसीलिए आप लोगों से भी ईमानदार और साफ सुथरी कार्यशैली की अपेक्षा है। आशा है कि आप समाज के आखिरी पायदान पर मौजूद लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन में सहयोगी बनेंगे।
महाराजगंज में एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। प्रेम प्रसंग के मामले में अक्सर देखने को मिलता है कि प्रेमी संग भागने वाली महिला घर से नकदी व जेवर लेकर फरार हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया, जहां 11 महिलाएं भारत सरकार के द्वारा घर निर्माण के लिए दी जाने वाली रकम प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त लेकर अपने प्रेमी संग फरार हो गई हैं। ऐसे में महिलाओं के पति तनाव में आ चुके हैं। उन्हें जहां उनकी पत्नी के जाने का दुख है, वहीं सरकार के द्वारा मुहैया कराए जाने रकम से निर्माण कार्य न करने के कारण से दी गई रकम की रिकवरी होने का खौफ सता रहा। हालांकि मामला अधिकारियों के संज्ञान में आते ही दूसरी किस्त रोक दी गई है। मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज अंतर्गत निचरौल ब्लॉक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहां से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले 11 पतियों ने ब्लॉक के अधिकारियों से प्रधानमंत्री आवास की दूसरे किस्त पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारी मामले की जांच पड़ताल करने में जुट चुके हैं, लेकिन रिकवरी के खौफ से पतियों की सांस फूल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराजगंज जनपद के निचरौल ब्लॉक के अंतर्गत 108 गाँव में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2350 लाभार्थी चयनित हुए थे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों के आवास का निर्माण कर पूरा हो चुका है, लेकिन 5% लाभार्थी मकान बनवा पाने में वंचित रह गए हैं। बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाएं मुख्य रूप से लाभार्थी है। महिलाओं के खाते में आवास योजना का रुपया प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निचरौल ब्लॉक के अंतर्गत रामनगर, बकुलडीहा, किशनपुर, खेसहरा, चटिया, शीतलपुर, मेधौली और ठूटीवाड़ी गांव की रहने वाली 11 महिलाएं प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आते ही अपने पतियों को छोड़कर किस्त की रकम लेकर प्रेमी संग फरार हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पहली किस्त की रकम 40,000 रुपये दी जाती है। पहले किस्त आते ही 11 पतियों ने अपने पतियों को धोखा दे दिया। लौंडवा गइलिया बाहर पतहिया गइलिया नैहर भाग गइलिया कहाँ भाग गइल बड़ी उनकर ना से आस आइल बा और गाड़ी ना घरे और बहुत गरीब बा बन जाए तो ठीक होते। ये जो मामला है अभी संज्ञान में आया है हमारे, और जिसमें 11 महिलाओं के खातों में प्रधानमंत्री आवास की किस्त अंतरित हुई थी, लेकिन उस किस्त का उन्होंने दुष्प्रयोग किया है और उसको आवास बनाने में वो धनराशि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमने संबंधित बीडीओ को निर्देशित किया है कि जितनी भी ऐसे लाभार्थी हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से, और रिकवरी की भी कार्रवाई यथाशीघ्र उनके विरुद्ध करके सरकारी धन जो है उसको वापस ट्रेजरी में हम लोग वापस लें। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की सरगुजा संभाग इकाई के द्वारा संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमले का विरोध करते हुए संघ के द्वारा सूरजपुर पत्रकार के साथ हुई मारपीट पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने पर सहमति जताई है। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह की हरकत ना हो, इसको लेकर पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू करने हेतु मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की बात कही गई। आपको बता दें, हाल ही में सूरजपुर के प्रतिष्ठित पत्रकार के साथ राजपत्रित अधिकारी के द्वारा किए गए मारपीट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि इसकी शिकायत संघ के द्वारा मुख्यमंत्री से लेकर सभी उच्च अधिकारियों से की गई, परंतु किसी भी कार्रवाई का ना होना कहीं न कहीं पत्रकार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो आज कार्यक्रम रखा गया भैया भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ का, किस उद्देश्य से रखा गया और कार्यक्रम का क्या वजह था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का जो एक कार्यक्रम था संभागीय स्तर पर रखा गया था। चूंकि प्रदेश में देखा जाता है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार शुरू से संजीदा नहीं रही है। आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं, पत्रकारों के साथ मारपीट होती रहती है, पत्रकारों को गलत आरोप लगाकर उन पर एट्रोसिटी जैसे मामले होते हैं और प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुँचाने के जैसे साजिश के तहत उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने संभाग स्तर पर एक बैठक ली है और मुख्यमंत्री से लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जितने भी पदाधिकारी रहते हैं और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं उन तक हर महीने ज्ञापन सौंपेगी, और इस ज्ञापन के माध्यम से पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराने के गुहार लगाएगी। और साल भर तक ये हमारा ये जो प्रक्रिया चलेगी, इसके बाद भी यदि छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों की सुरक्षा नहीं दे पाएगी तो उसके बाद प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन की तैयारी की जाएगी। सूरजपुर में एक राजपत्रित अधिकारी पत्रकार संघ
बहुत कहेंगे कि ये विडंबना रहेगी कि देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के ऊपर हमेशा हमले होते रहे। यही कारण है कि सूरजपुर में भी हुआ है और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन आज 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते उन पर कोई तो ना तो FIR दर्ज हुई है, ना ही उन पर कोई अभी तक कार्रवाई हुई। ऐसे ही घटनाओं को जो बार बार होती है, इन पर अंकुश लगाया जा सके, इस पर रोक लगाया जा सके, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ बहुत बड़े आंदोलन कह सकते हैं कि पत्रकारों की छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुरक्षा को लेकर एक मुहिम छेड़ रही है। और ये जो ज्ञापन का सिलसिला रहेगा तब तक चलता रहेगा जब तक प्रदेश भर के पत्रकारों को सही सुरक्षा मुहैया सुनिश्चित न हो सके। धन्यवाद।